Welcome class. Today is our first online lecture. In previous lecture, in our physical class, we started our chapter number 4, that is stakeholder ethics and corporate social responsibility. In our physical classroom, we have covered two topics of this chapter: identify stakeholders in a firm and ethical issues faced by manager. So remaining topic we will try to cover in our online lecture. Remaining topics are how managers address ethical issues in decision making, social responsibility arguments for the social responsibility. Then at the last we will discuss the Friedman doctrine theory. Okay, let's start from the first first topic, that is fundamental rights we have discussed. Okay, we were discussing about the ethical issues in management. Some issues are self-dealing, information manipulations. Self-dealing is when manager treat themselves with the corporate funds like money spent on lavish lifestyle. अच्छा, अब जो सेल्फ डीलिंग का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें मैनेजर ट्राई टू यूज़ द कंपनी फंड्स फॉर देयर ओन पर्पस, फॉर देयर पर्सनल यूज़. जैसे इसमें जो आपकी बुक में द वेरी गुड एग्जांपल इज डिस्कस्ड एट दी कि द टाइको इंटरनेशनल कंपनी थी, उसका जो फॉर्मर सीईओ था, इसने हु यूज द कॉर्पोरेट फंड फॉर देयर फॉर हिज फैमिली पर्पस. तो इससे क्या हुआ था, फिर उसको जो है वो 100 मिलियन का जो है उसने 100 मिलियन का जो है वो करप्शन की थी. तो उसको क्या हुआ कि ज़ाहिर है उसको फिर 25 ईयर्स की जो है वो उसको जेल हो गई. सो मैनेजर जो है इसकी कुछ दे आर डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ सेल्फ डीलिंग. फर्स्ट सिचुएशन इसमें ये क्या होता है, मैनेजर ट्रीट देयर कॉर्पोरेट फंड्स फॉर द पर्सनल यूज़. और सेकेंडली द सम टाइम मैनेजर, सीनियर मैनेजर यूज़ द यूज दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर दी जो आपकी कंपनसेशन कमेटी होती है. दे ट्राई टू कंट्रोल द कंपनसेशन कमेटी टू इंक्रीज देयर सैलरीज. और थर्ड में ये होता है दे गिव कॉन्ट्रैक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट लक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि जिसमें बहुत जो कंपनी के लिए भी क्रिटिकल होते हैं और बड़ी हैवी अमाउंट जो होती है उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वो दे देते हैं. दे ट्राई बल्कि दे गिव दीज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू देयर टू दोज पर्सन हु फ्रॉम whom दे वांट टू गेट बैक, कि उनसे वो किक बैक की एक सिचुएशन होती है कि वो अपने जो उनके पर्सनल जो प्रेफरेंसेस में लोग होते हैं उसमें उन लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं. ऑल्दो दे आर नॉट सो गुड फॉर द कंपनी और दे डोंट हैव सच एबिलिटीज़. ठीक है, तो इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं तो ये सेल्फ डीलिंग में आता है. यानी फैमिली के किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट उठा के दे दिया. इवेंट ऑर्गेनाइजर आपकी कंपनी है, तो आपने आपकी कंपनी जो है उसमें कोई इवेंट आ रहा है, उसका जो सारा कैटरिंग का सारा कुछ है जो आपने अपने किसी फैमिली को बंदे को दे दिया. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेल्फ डीलिंग. Information manipulations, when managers use their control over corporate data to change or hide informations to improve their financial situations or the competitive position of the firm, hiding debt from the investor. इसके एग्जांपल. अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि द कंपनी try to hide their balance sheet, means uh, they show the false informations. They hide the loan that the company have to pay to the banks or to the other organizations. कि वो क्या करते हैं, क्योंकि जो कंपनी उसमें लॉस में जा रही होती है या जिसके ज़िम्मे बहुत सारे डेथ होता है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं दे डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन सच टाइप ऑफ द कंपनीज. तब होता क्या है कि वो जो है वो बैलेंस शीट दिखाते हैं जिसमें सारी चीज़ें बैलेंस होती है. कोई डेथ को कम करके दिखाते हैं, लॉस को कम करके इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट में दिखाते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. तो ये भी क्या है, एक अनएथिकल बिहेवियर है कंपनीज का. Okay, then anti-competitive behavior, the behavior to harm the actual and potential competitors using monopoly strategy. Example, Microsoft in 1990 forced PC makers to display Internet Explorer on desktop. अब ये जो सिचुएशंस हैं कि एक कंपनी ने मोनोपोली, कॉन्सेप्ट याद है ना, व्हेन देयर इज सिंगल
और अ फ्यू सेलर हु ऑक्यूपाई द मार्केट, और उनकी जो अपनी तरफ की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसी को परस्यू करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस में अब जैसे एग्जांपल डिस्कस की हुई कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, अब उसका उन्होंने, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो था ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करने में विंडो के लिए वो था, पायनर था, सो दे लायबल टू दी पीसी मेकर्स के वो जो है ना उसका एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले पे दिखाएं। सो उनके पास कोई, दे हैव नो अदर ऑप्शंस, तो वो फिर उसको फॉलो करते थे। अच्छा, अब ये किस तरह से अनएथिकल है और किस तरह से जो है वो अनएथिकल क्यों है और किस तरह से ये वॉयलेट कर रहा है, इट वॉयलेट्स द राइट ऑफ एंड कंज्यूमर बाय लिमिटिंग देयर चॉइसेस। एक तो इस तरीके से कि वो जो है वो चॉइसेस को लिमिटेड कर रहा है कस्टमर की, क्योंकि हमने जो एथिकल इश्यूज जो थे I2B में पढ़े थे कि उसमें कंज्यूमर हैव अ राइट ऑफ चॉइसेस, कि वो कंज्यूमर को राइट होता है कि वो डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से चॉइस कर सके। तो ये इस बेसिकली राइट पर अटैक है। सेकंड जो है, इट वॉलेट्स द राइट ऑफ कि एक तो ये कंपटीशन का जो एक राइट है ना कि देयर शुड बी फेयर कंपटीशन, उसका भी ये जो है वो क्या है, उस राइट को भी जो है वो वॉयलेट कर रहा है। ओके, देन इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशंस व्हेन अ मैनेजर, सॉरी ये हो गया था। ओके, देन opportunistic exploitations when the behavior when managers themselves rewrite the term of contract with the supplier or distributor, making the terms which are more beneficial for a company. Sometime क्या होता है, when the company make when sometime ये होता है कि it happens when the company make contract with the supplier or with the distributor, but when they see they are in a bargaining high bargaining power, तो वो क्या करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने की सिचुएशन में होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब जो गुड एग्जांपल इज़ डिस्कस इन योर बुक के जो था आपकी कंपनी है बोइंग एंटर्ड 2 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट विद द टाइटेनियम मेटल कॉरपोरेशन के, उनसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया बोइंग कंपनी ने, किसके साथ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किया गया था टाइटेनियम जो मेटल्स कॉरपोरेशंस के साथ। फॉर एग्जांपल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, दे कॉन्ट्रैक्ट के फॉर जो है वो 100, वो जो है 1990s में ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि दैट दी बोइंग कंपनी विल परचेज सर्टन अमाउंट ऑफ मेटल्स फॉर 10 ईयर्स, और एक स्पेसिफिक अमाउंट थी जो जिस पर वो लोग जो थे वो अग्रीड हुए। अच्छा, अब आफ्टर सम टाइम, ये 1990 में ये जो था एग्रीमेंट हुआ, इन 2000 जो बोइंग कंपनी का मैनेजर था, ही गॉट टू नो दैट he thought that now their company has a high bargaining power over supplier, ठीक है, क्योंकि मेटल जो ये जो था टाइटेनियम मेटल कंपनी या कॉरपोरेशन थी, वो क्या थी, सप्लायर थी ना, उनको बेसिक इनपुट प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन उनके साथ ये था। अब हुआ ये, टाइटेनियम स्पेंड $100 million टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन एबिलिटी, कि वो रॉ मटेरियल, वो मेटल प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन एबिलिटी बढ़ाई, ठीक है। देन जो था बोइंग कंपनी के मैनेजर ने, दे डिसाइडेड दैट दे विल, उन्होंने कहा कि दे विल रीनेगोशिएट दी कॉन्ट्रैक्ट, कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाह रहे हैं और उस अमाउंट को कम करना चाह रहे हैं जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर अग्री की थी कि वो अमाउंट जो है वो उस पर हर 10 साल तक खरीदेंगे। अब जो था टाइटेनियम ने, जो टाइटेनियम जो मेटल कॉरपोरेशंस थी, दे हैव इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्शन यूनिट, उसको एक्सपेंड किया था, तो उन्होंने क्योंकि ये अनएथिकल था तो उन्होंने सू किया इसको बोइंग कंपनी को उसमें कोर्ट में, और फिर ऑल्दो दिस डिस्प्यूट वाज सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट, तो उसके बाद जो था 60 मिलियन रेंज का जो है वो उनको एक पेनल्टी जो थी वो पे करनी पड़ गई थी बोइंग जो था, क्योंकि बोइंग कंपनी को, क्योंकि देवर अनएथिकल, और जो था उनको एक तो वो अनएथिकल थे, दे बिहेवियर वाज अनएथिकल, दूसरा वो उनकी पूरी कैपेसिटी को ख़त्म करना चाह रहे थे, ठीक है। So the thing is, because they are violating the right of a supplier, so right of a supplier is this, that they should be deal with the fair and open way, ठीक है, आपने कोई भी टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो नहीं छुपानी। तो ये आपके अपॉर्चुनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशंस की जो थी एग्जांपल थी। देन है substandard working conditions, the behavior when manager tolerate unsafe working conditions or pay lower to worker to reduce the cost of the production।
एग्जाम्पल 1990s नाइके पेड लो वेजेस टू वर्क इन थाईलैंड। अच्छा, अब सब स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस है। अब जो एक कॉमन राइट है, मैं जो एम्प्लॉयज़ का हमने शुरू में डिस्कस किया था, फर्स्ट टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे, इट हैज़ द राइट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू हैव अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड दे हैव मार्केटेबल सैलरीज और मार्केटेबल वेजेस। ठीक है, अब जो कंपनी एक तो सेफ अनसेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, सेकेंडली जो मार्केटेबल जो उनको सैलरीज भी और बिलो मार्केट रेट्स जो उनको वेजेस चार्ज अगर कर रही है, पे कर रही है, तो ये भी क्या है, डैट इज़ अनएथिकल। although he is trying to minimize its cost, company is trying to minimize cost, but not at the expense of the employees। employer के बिहार पर employees का बुरा करके जो है वो अपने expenses को कम नहीं किया जा सकता, that is unethical। इसी तरह की इसकी एग्जांपल एक तो नाइकी की है कि वो थाईलैंड में जो वर्कर्स को लो पे वेजेस जो है वो पे कर रहे थे। दूसरा ये था कि चाइना के प्रोविंस शेंजन में एक बड़ी अनकॉमन और अनएथिकल एम्प्लॉय बिहेवियर प्रैक्टिस थी। एक तो वर्किंग कंडीशन जो थी वो बहुत अनसेफ थी, सेकेंडली जो था उसमें ये हो गया था कि दे employees are liable or employees are restricted to work at the 9 to 10 hours per day, कि वो 8 घंटे से एक आपका है ना कि आपने 8 घंटे एक वर्कर से काम ले सकते, उसके अलावा नहीं काम ले सकते। लेकिन वहाँ पे क्या था शेंजन प्रोविंस में कि उनको काम लेना था, वो काम कर रहे थे मोर देन 10 आवर्स। अब उनको लंच और डिनर ब्रेक्स दे दी गई थी, लेकिन उनसे इतना ज़्यादा काम कराया जा रहा था, डैट इज़ अनएथिकल। और उनको जो सैलरी पैकेजेस भी थे वो भी क्या थे, लो थे। ओके, देन है एथिकल इश्यूज, डैट इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल, और ये एक्सप्लॉयटेशंस है एम्प्लॉयज़ की भी। देन है एथिकल इश्यूज इन मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस। अच्छा, अब इसमें जो एथिकल एनवायरनमेंट के हवाले से जो इश्यूज आते हैं, हमने वर्किंग कंडीशन का डिस्कस कर लिया, फिर एक करप्शन का आता है कि करप्शन में भी जो है इस पर भी काम होना चाहिए। और बिज़नेस में ऐसे मैनेजर्स जो भी ब्राइब्स जहाँ पे भी इन्वॉल्व होती हैं उसको जो है वो रेडिकेट कर रहे हैं बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में। ठीक है, अच्छा, अब जो है प्रोडक्शन यूनिट जो है वो इसी तरह से आपकी environmental डिग्रेडेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। द बिहेवियर थ्रू विच द मैनेजर टेक डिसीजंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्रीज द पोल्यूशंस और हार्म द ऑर्गेनाइजेशंस और हार्म द इन्वायरमेंट। अच्छा, अब हुआ क्या है सिचुएशंस में कि ऑर्गेनाइजेशंस मूव देयर प्रोडक्शन यूनिट to the less developed countries or where the environmental regulations are not so you can say strong or not so expressed or emphasized, कि उस तरह के अपने प्रोडक्शन यूनिट में ले गई जहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के हवाले से कोई प्रॉपर लॉ एंड रेगुलेशन नहीं है, और जहाँ पर अगर कोई इस तरह इसकी वायलेट करता है रूल्स को तो उनके प्रॉपर जो है वो एक उनके लिए कोई पेनल्टी या कोई उसको अदालत में जो है वो कोर्ट में सू नहीं कर सकता। तो एक तो ये कंपनीज ने ना अपनी जो है वो एक स्ट्रैटेजी लड़ाई है। दूसरा करप्शन का था कि करप्शन द बिहेवियर व्हेन मैनेजर्स पे ब्राइब्स टू गेट कॉन्ट्रैक्ट, दे कॉस्ट ऑफ ब्राइब्स इज देन कवर्ड बाय मैनेजर बाय डूइंग करप्शन इन प्रोजेक्ट विच अफेक्ट्स द इंटायर बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें जो एक एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई है, डैट इज़ एग्जांपल ऑफ हैलिबर्टन, जो कि एक टेक्सास बेस्ड कंपनी है। दे गिव ब्राइब टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द 180 मिलियन कि वो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे नाइजीरिया में गैस प्लांट लगाने का। ठीक है, और उसकी जो उनको उस पर अर्निंग जो आ रही थी डैट वाज 4.9 बिलियन। सो डैट इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल। तो इस तरह के जो ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो जो सिटीज़न का राइट है कि वो उनके इंटरेस्ट को उनके कॉमन राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। ज़ाहिर अगर वो प्लांट उधर लगाएंगे, अगर यहाँ पे लगाते कंट्री में टेक्सास में लगाते तो एम्प्लॉयमेंट पैदा होती, वो दूसरे कंट्री में जाके लगाएंगे तो ये इधर के लोगों का जो राइट है या इंटरेस्ट है वो कम्प्लीटली क्या होता है, वो एक्सप्लॉइट होता है। ओके, कुछ देयर आर सम फिलोसफी अप्रोचेस टू एथिक्स। फर्स्ट अप्रोच इज़ यूटिलिटेरियन और देन है राइट थ्योरीज एंड जस्टिस थ्योरीज। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं करूँगी, ऐड करना चाहूँगी कि जब आपका रूट्स ऑफ अनएथिकल बिहेवियर्स के आप ये जो हमने अनएथिकल बिहेवियर्स डिस्कस किए जिसमें हमने सेल्फ डीलिंग पढ़ा, ठीक है, एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर पढ़ा, सबस्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस, अपॉर्चुनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशंस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और करप्शन। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को हम जो है वो रेडिकेट कैसे कर सकते हैं, इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं।
अच्छा, फर्स्ट इसकी जो आपकी आती है कि इसमें आपने बेसिकली everyone can learn anyone can learn the major ethics from his family. ठीक है, हर बंदे को जो राइट और रॉन्ग के हवाले से जो एक पहचान कराई जाती है वो उसकी फैमिली, फ्रेंड्स या उसके जो सराउंडिंग्स होती हैं वहाँ से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके वैल्यू सिस्टम होता है आपके चाइल्डहुड में ही वो एक डेवलप कर दिया जाता है। मीन्स टेलिंग अ लाई इज़ नॉट अ गुड, वन शुड बी ऑनेस्ट। तो जब ये वाली आपकी बचपन से ही ये जब आपकी पर्सनालिटी इस तरह से ग्रूम की जाती है, द पर्सन हु हैज़ आवर पर्सनल एथिक्स इन्फ्लुएंस ग्रेटली टू आवर बिजनेस पर्सन एथिक्स, कि जब आपके जो पर्सनली जो आपके एथिकल आपके पर्सनल एथिक्स जो है बचपन से आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बता दिए जाते हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना, यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। तो आप जब बिजनेस में या प्रैक्टिकल का लाइफ में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी जब आप कदम रखते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि यू विल बी बिहेव एथिकली। ठीक है, देन वो सेल्फ डीलिंग का जो है वो बिल्कुल, जब एक बंदा एथिकल अनएथिकल होगा ही नहीं तो सेल्फ डीलिंग का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो मैनेजर्स के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो हमने पढ़ा था कि उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करने की कोशिश की। तो इसमें क्या है कि आप जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपने गुड जो है आपने हमेशा वो कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं जिसमें विन विन सिचुएशन हो। कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ करें उसके साथ भी और बिजनेस के भी। ठीक है, नो वन वुड सफ़र, कि कोई भी उसमें ना सफ़र करे। ठीक हो गया। इसी तरह से नाइकी का जो हमने एक लास्ट में एग्जांपल डिस्कस की थी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर सकते थे। सो इट वाज एथिकल फॉर दी नाइकी के वो अपने जो थे जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था और या सप्लायर के साथ, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेवियर करें। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल कल्चर होता है अगर उसको भी बेटर किया जाए, उसमें भी जो आपकी जो राइट और रॉन्ग का एक कॉन्सेप्ट पैदा किया जाए, और जो अनएथिकल बिहेवियर होता है जिसमें लेग पुलिंग हो गया, बैक बाइटिंग हो गया, या ऑफिस में जो सप्लाईज होते हैं उसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले जैसी कॉन्सेप्ट हो गए, उनको डीमोटिवेट किया जाए, तो फिर एक जो कल्चर डेवलप होता है डेट विल बी मोर एथिकल कल्चर। Okay, then philosophical approaches to ethics. Utilitarian approach the view that the moral worth of action or practices is determined by their consequences. अच्छा, अब इसमें जो है कि आपका जो सबसे पहले जो है यूटिलिटेरियन अप्रोच का जो एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें बेसिकली किया, ये अप्रोच बेसिकली कहती है कि आपके जो सोशल बिलीव्स हैं ना बिजनेस में, हम अपने सोशल बिलीव्स को और बिजनेस बेनिफिट हैं उनको कुछ एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे और देख लेंगे कि किसके बेनिफिट इफ़ द, हम यहाँ पे देखते हैं कि बेनिफिट अगर जो है वो ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, अगर जो है वो बेनिफिट बिजनेस के जो बेनिफिट हैं अगर हम अनलीगली भी कर रहे हैं बट इट बेनिफिटेड टू द ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, दैन इट शुड नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, तो इनका ये कॉन्सेप्ट है। और देन है राइट थ्योरी द व्यू दैट द ह्यूमन बींग्स हैव फंडामेंटल राइट एंड प्रिविलेजेस, कि आपने इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग के बिजनेस में जो आपका मैनेजर है ही शुड बी ही शुड बिहेव एथिकली। ठीक है, उसने सारी डिस्कशंस जो होती हैं आपकी, सारी जो आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, मैनेजर कोई एथिकल बिहेवियर प्रैक्टिस करता है तो ही आपके जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, अब राइट थ्योरीज में एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि यू हैव दी, आप जब कहते हैं यू हैव द राइट टू फ्री स्पीच, देन और द अदर हैंड यू शुड respect the opinions of other, because you should believe that there is a freedom for the speech of others, कि आप अपनी freedom of speech पर अगर believe कर रहे हैं कि you have the freedom of speech, then you should believe on the freedom of speech of others, कि दूसरों को भी आज़ादी राय का पूरा उतना ही हक है जितना कि आपको है। ठीक है, जो आप लिबर्टी या आज़ादी अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं और अपने लिए डिमांड करते हैं, वो आज़ादी जो है वो आपके दूसरे लोग हैं उनके कंसर्न्स को भी उतनी ही आज़ादी होती है। ओके, देन जस्टिस थ्योरीज दैट फोकस ऑन अटेंडिंग अ जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, के आपकी जो जस्टिस थ्योरीज जो हैं वो कहती हैं कि इट शुड बी कि जस्टिस वो है, जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन दैट इज़ कंसीडर्ड फेयर एंड इक्विटेबल, कि जो कि फेयर हो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है,
कि आपकी जो फर्स्ट प्रिंसिपल वो ये है कि जो लिबर्टी आपकी कंपेटेबल हो, कि अगर आप किसी को अगर आज़ादी की बात कर रहे हैं, योर लिबर्टी शुड बी कंपेटेबल विद द सिमिलर लिबर्टी ऑफ अदर्स, ठीक है। जो डिफरेंस और जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस प्रिंसिपल आते हैं वो ये है कि दे आर जस्टिफाइड इफ द बेनिफिट पोजीशन ऑफ द लीस्ट एडवांटेज पर्सन, कि अगर आप डिफरेंस आ रहा है, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो इन अ केस के हर बंदा जो है वो उससे इक्वली जो है वो उससे बेनिफिट हासिल कर सके। बिहेविंग एथिकली, मैनेजर कैन कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। अब इसमें जो है आपका manager can consider following factors to check if their conduct decision is ethical or not. He can consider hiring and promotion process, organization culture, leadership decision making, ethical officers, strong corporate governance and moral courage. अब सबसे पहले जो concept है hiring and promotion, business should work aggressively to hire and promote those employees who have strong ethical beliefs, ठीक है। अब हम कहते हैं कि आप how you could know about a person that he will behave ethically in future, ये बड़ा एक critical question है कि आप कैसे assume कर सकते हैं, how can you assume that someone will behave ethically or non ethically or unethically in future, near future, ठीक है। तो ये इसके बारे में predict करना जो है, ऐसी एक राय ये judgmental होना easy जो है वो इसके बारे में जजमेंटल होना किसी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे ये जो है वो चेक करेंगे, आप जो है हाउ टू चेक द एम्प्लॉयज एथिकल बिलीफ लेवल्स, इट कैन बी डन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, के थ्रू द रेफरेंस दे गिव एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं, जो आपको एक रेफरेंस दिए जाते हैं, आप उसको प्रॉपर्ली उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है। कोई जो है कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ या किसी क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। देन आप फिजियोलॉजिकल टेस्ट देते हैं, सॉरी यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, कुछ फिजियोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, यहाँ पे ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, सॉरी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, दे शुड गिव यू प्री डिस्पोजिशंस अबाउट समवंस बिहेवियर, कि आपको उसके बारे में आप एज्यूम कर लेते हैं इन साइकोलॉजिकल टेस्ट के रिजल्ट्स पर कि कौन कितना जो है वो एथिकल होगा या कितना जो है वो ऑनेस्ट होगा अपनी वर्क डीलिंग में। देन फीडबैक फ्रॉम द इमीडिएट बॉस ऑन द जॉब, जो जॉब में बॉस है उनसे आप इमीडिएट रिस्पॉन्स ले सकते हैं कि हाउ समवन इज़ कोऑपरेटिव, हाउ समवन अवॉइड टू इंगेज इन डिस्प्यूट्स, और फड्डे कर नहीं करता कोई बंदा, ठीक है, और कितना वो कोऑपरेटिव है, कितना दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो ये इस तरह के इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो अपने उससे ले लेते हैं। फिर इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का हमें एक आप कह लें कि अवार्ड दे दिया जाता है, ठीक है। फिर बाकी लोगों में भी एक मोटिवेशन होती है कि दे विल वर्क एज अ गुड एम्प्लॉय, तो एक एथिकल जो है वो एक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। मेथड फॉर द नॉन जॉब प्रेशर, मेथड्स ऑफ द ऑन जॉब जॉब प्रेशर हैंडलिंग, फिर ये होता है कुछ इस तरह के असाइनमेंट्स दी जाती हैं जिसमें ज़्यादा एक प्रेशराइज टास्क दे दिया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है और देखा जाता है कि प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में हाउ समवन कैन बी मोर एथिकल, ठीक है। देन है बिहेविंग एथिकली, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड लीडरशिप, बिजनेस शुड डेवलप द कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशंस, दे कीप द वैल्यू और एथिकल बिहेवियर ऑन टॉप ऑल क्वालिटीज़ इन द एम्प्लॉयज़, के जो एथिकल वो कल्चर ही ऐसा डेवलप कर देना है कि वहाँ पे जो है हर बंदा एक जिसके लिए जो एम्प्लॉयज़ की बाकी जो सारी क्वालिटीज़ है उस पर एथिकल होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एग्जांपल, वेरियस कंपनीज मेक कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय देयर एम्प्लॉयर्स लाइक यूनिलीवर। अब यूनिलीवर की बड़ी एक ज़बरदस्त एग्जांपल डिस्कस की गई है कि यूनिलीवर जो है उसमें उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, they says that they will not use any form of the forced compulsory और चाइल्ड लेबर, कि वो चाइल्ड लेबर को जो है वो चाइल्ड लेबर से काम नहीं लेते, ठीक है। और दूसरा ये है कि उनका जो इन्वायरमेंट है, नो एम्प्लॉयज़ कैन गेट और कैन गेट गिफ्ट फ्रॉम अदर्स, अगर कोई इस तरह की ऑफर्स दी भी जाती हैं तो दे आर इंस्ट्रक्ट टू इंस्टेंटली टॉक टू देयर बॉस और उसको रिजेक्ट करो अपने बॉस को ये सारी सिचुएशंस जो है वो उसके एक्शन में उनके नॉलेज में लेकर आए। ओके, देन है डिसीजन मेकिंग,
The manager shall take all the ethical standards in considerations while making decisions in professional environment. जब भी आप professional environment में decisions लेते हैं तो उसका भी जो है वो आपने सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फॉलो करने हैं. हाउ टू एनालाइज, आपने 3 क्वेश्चंस, क्रिटिकल क्वेश्चंस आस्क करने हैं. इज माय डिसीजन सेटिस्फाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है. जैसे अगर आपकी सर्विस सेक्टर में हैं आप, कि आपने रिसीव नहीं करना, सही सही इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देनी है, ठीक है. तो अगर इस तरह का इस बाय डिसीजन, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं किसी भी पर्सपेक्टिव के हवाले से, इज माय डिसीजन सेटिस्फाइंग द कोड ऑफ, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट दैट यू विल नॉट डिसीव एनी कस्टमर एट एनी कॉस्ट, तो क्या जो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ वो उसको सेटिस्फाई कर रही है. कैन आई टेल डिसीजन टू स्टेक होल्डर्स, अब जो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अपने सारे स्टेक होल्डर्स को बता सकता हूँ, इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. आफ्टर डेट देन विल ऑर्डनरी पीपल कंसिडर माई डिसीजन एथिकल, जो ऑर्डनरी पीपल हैं जो कि इतनी समझ बूझ नहीं रखते, दे विल कंसिडर माई डिसीजन इज़ एथिकल और नॉट. अब जो कॉमन है, यानी आपके फ्रेंड्स हो गए, इवन मैनेजर इन अदर बिजनेस हो गए, ठीक है, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, फ्रेंड्स हो गए, क्या वो भी समझेंगे जो मैंने बिजनेस के हवाले से एक डिसीजन लिया था, इट वाज एथिकल और नॉट. ओके, देन है बिहेविंग एथिकली का जो लास्ट है एथिक्स ऑफिसर. Various companies now hire ethics office whose job is to check and audit the standard of employees ethics and test if the code of conduct is followed by the manager. अच्छा, अब जो है डिफरेंट कंपनीज हैं जिन्होंने एथिक्स ऑफिसर जो है वो हायर किया होता है कि वो मेक श्योर करता है कि जो कंपनी है और कंपनी में जो लोग हैं वो जो एक कंपनी ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अब ये जो है ये जो एथिकल ऑफिसर्स हैं, दे डील ऑल द ऑफिस रिलेटेड डिलेमास और डिस्प्यूट्स, ठीक है, जिसमें आगे एम्प्लॉयज़ की इंक्वायरीज आ गई, ठीक है, और जो इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की जो आपस में कंप्लेंट्स होती हैं, मैनेजमेंट के हवाले से जो कंप्लेन होती है, मैनेजर से किसी को इशू है तो वैसे एथिकल ऑफिसर जो है वो यहाँ ये एचआर में होता है बेसिकली, वो डील करता है, उसको सुनता है, ठीक है, और फिर जो उसकी फाइंडिंग्स होती हैं उस किसी पर्टिकुलर सिनारियो के हवाले से जब वो दोनों पार्टीज से इन्वेस्टिगेट करते हैं इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और किसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में, किसी लड़ाई की सूरत में, तो फिर उसको वो सारे एनालाइज करते हैं सिचुएशंस को, फिर उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, और फिर जो है जो चेंजेस, अगर वर्किंग फ्लो में कुछ चेंजेस अगर चाहिए होते हैं तो वो चेंजेस भी उसकी सिफारिशात जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट को देते हैं, ठीक है. जैसे इसकी एग्जांपल, यूनिलीवर हायर्स एथिक ऑफिसर हु इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक हो गया कि जो है कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से कि किसने क्या करना है, कैसे करना है, और कितना जो है वो ऑनेस्ट रहना है, झूठ नहीं बोलना, ये सारा जो होता है दैट इज़ कॉल्ड योर कोड ऑफ कंडक्ट. दैट गाइड योर कोड ऑफ कंडक्ट इज दैट गाइड योर हाउ यू विल बिहेव, दैट गाइड यू अबाउट द डूज एंड डोंट्स. कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली आपको गाइड करता है कि कौन से डूज़ हैं जो आप कर सकते हैं, कौन से डोंट्स हैं जो कि आप नहीं कर सकते. तो यूनिलीवर ने इसको हायर किया और मैंने इसको बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अगर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस सिस्टम नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशंस विच मेक श्योर दैट मैनेजर फॉलो एथिकल वैल्यूज़. अब स्ट्रॉन्ग अगर आपका गवर्नेंस होगा, एक आपका जो अगर गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा, आपकी जो आपके बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या होंगे, एथिकल होंगे. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसके लिए है हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस सिस्टम. स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखने के लिए या स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाने के लिए ज़रूरी है देयर आर 5 फैक्टर्स दैट यू शुड मेक श्योर कि एक है इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैविंग मेजॉरिटी फ्रॉम द आउटसाइड. के पहला तो आपने ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम बनानी है, जो जिन्होंने मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मैयर करना है, दे शुड बी फ्रॉम आउटसाइड. दे मस्ट नॉट हैव एनी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि एक तो वो जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है वो सारे के सारे आउटसाइडर, उनकी किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी कोई भी मैनेजमेंट पोजीशन पे वो काम ना कर रहे हों. ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो वो फिर अपनी जो है लैकिंग एरियाज़ को, शॉर्ट कमिंग्स को उसको हाइड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सेकंड है पोजीशन ऑफ सीईओ एंड चेयरपर्सन इज हेल्ड बाय सेपरेट पर्सन्स. दिस रिड्यूस द कंट्रोल ऑफ सीईओ ऑन एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग. कि जब पोजीशन की सीईओ या जो चेयरपर्सन है
वो अगर आपका जो है वो आउटसाइडर्स होंगे, मींस आउटसाइड इन अ सेंस कि वो कंपनी की किसी पोजीशन पे काम नहीं कर रहे होंगे, तो क्या होगा कि जो मीटिंग का एजेंडा होगा वो उसको अपने कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो मीटिंग का एजेंडा जो होगा वो ऑनेस्टली और बड़ा उसमें जो है न्यूट्रल वे में डिस्कस हो सकेगा। कंपनसेशन कमेटी फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपोज्ड ऑफ आउटसाइडर डायरेक्टर्स। अब जो कंपनसेशन कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा दे मस्ट बी फ्रॉम आउटसाइड डायरेक्टर्स। क्यों कि अगर उसमें से बंदा होगा तो वो क्या करेगा, अपनी उसकी फिर अपनी सेल्फ डीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी अपनी सैलरी ज़्यादा इंक्रीज़ कराना वाले इशू स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बाहर का बंदा होगा तो सेल्फ डीलिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट जो होगा उसके चांसेस जो होंगे वो मिनिमम हो जाएंगे। ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड विच चेक द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड मीटिंग। अब जो ऑडिट कमेटी जो होगी, एक ऑडिट कमेटी होगी, वो जो बोर्ड मीटिंग में जो भी जो होंगे वो सारा डाटा जो प्रेजेंट किया जाएगा उसको चेक करेगा। दे मस्ट बी आउटसाइडर। अपॉइंटमेंट ऑफ द आउटसाइड ऑडिटर्स हैव नो इंटरेस्ट इन द कंपनी बिजनेस। अब उनका कोई कंपनी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो दे विल नॉट मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन। ओके, देन आपका है मोरल करेज। मोरल करेज गिव द एम्प्लॉयज power to speak up in the company and point out the unethical behavior. More employees need have a moral courage to speak against unethical practices carried by senior manager. कि आपने मैनेजर अपने आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतना मतलब पावरफुल करना है या एम्पावर करना है कि अगर कोई भी वो अनएथिकल चीज़ देखते हैं, अनएथिकल बिहेवियर कंपनी में देखते हैं, ये देखते हैं कोई मैनेजर जो है किसी एम्प्लॉयज़ को फेवर कर रहा है, तो दे हैव द करेज टू स्पीक अप अबाउट दिस अनएथिकल बिहेवियर। तो इसको हम बेसिकली विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें अनएथिकल कोई चीज़ होती है तो मैनेजर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनकरेज किया जाता है, दे टॉक अबाउट दोज अनएथिकल बिहेवियर। तो इसको हम विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट करते हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट एन ईजी, मैनी एम्प्लॉयज़ हैव लॉस्ट देयर जॉब इन दिस वे। तो ऐसा क्या होता है कि समटाइम जॉब से भी हाथ धोने पड़ जाते हैं। फॉर दिस द गुड कंपनीज क्रिएट पॉलिसीज टू इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू स्पीक अप। कि अब जो अच्छी कंपनीज हैं वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती हैं, प्रॉपर वे होता है कि आपने अनएथिकल कोई चीज़ देखी है, अगर आपने फेवरेटिज़म देखा है किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के हवाले से या किसी एम्प्लॉयज़ के हवाले से स्ट्रिक्ट बिहेवियर देखा है, यानी इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो कमेटीज़ होती हैं जिन पर ये मामला, कुछ अच्छी कंपनीज़ होती हैं उन्होंने इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट कमेटीज़ बनाई होती हैं जो कि इस सारे मामले को देखती हैं। एथिकल ऑफिसर्स होता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उस सारे मामले को देखता है, डिस्प्यूट्स को देखता है और फिर एनालाइज करते हैं सिचुएशंस को, और जहाँ पे मेक चेंजेस वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे चेंज किए जाते हैं। अगर देन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इज़ अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजर टू बिल्ड द सर्टन सोशल क्राइटेरिया इनटू देयर डिसीजन मेकिंग, कि वो सोशल इंटरेस्ट को या जो है सोशल जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट को भी he will consider the community interest as well when he will making a decision. For example, in UK, Sainsbury have stopped selling plastic bags and introduced new recyclable bags made of paper and other recyclable material just to reduce the effect of pollution in the society. यानी जो एक जो था pollution को कम करने के लिए प्लास्टिक बैग्स पर क्या कर दिया उन्होंने, उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, उसकी जगह पे उन्होंने न्यू रिसाइकेबल बैग जो है इसी तरह से पाकिस्तान में भी कैंपेन चली थी आज से 2 साल पहले कि शॉपर बैग्स पर पाबंदी थी, ठीक है, वो प्लास्टिक बैग्स ही होते हैं कि क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं हो सकते और वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकते, उसकी जगह पर डिस्पोज ऑफ जो है वो बैग्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, ठीक है। दैट पे बैक टू द सोसाइटी सिंपली स्टेट्स दैट द बिजनेस हु हैव मेड सक्सेस फ्रॉम दिस सोसाइटी शुड पे बैक टू द सोसाइटी दैट हैज़ मेड देयर सक्सेस पॉसिबल, कि जिस बेस पर आपने सक्सेस आप ले रहे हैं, जिस सोसाइटी में काम करके आपको उसकी वेलबींग के लिए भी काम करना होगा। अच्छा, अब इसमें जो बीपी एक ऑयल कंपनी है, उन्होंने मतलब एक स्टांस लिया, एक डिसीजन लिया दैट they will try to emit the greenhouse they accept that the greenhouse gas emissions may be changing the world's climate, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने they decided of doing no harm to the environment, कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे। तो उन्होंने प्लांट्स लगाए जिसमें जो बेसिकली उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए टेक्नोलॉजीज़ में जो कि एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन था उसको कम किया, ठीक है।
ऑयल बर्निंग के हवाले से। तो ये बड़ा एक क्रिटिकल था एक ऑयल कंपनी के लिए कि वो ग्रीन हाउस एमिशन के हवाले से प्लांट में काम करे, उसके एमिशन को रिड्यूस करे। तो एज अ रिज़ल्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिज़नेस किया और उन्होंने क्वालिटी इम्प्रूव की, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो बिज़नेस उन्होंने इस तरह से इंट्रोड्यूस करा के क्वालिटी, जो अपनी कम्युनिटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ थी उस इन्वायरमेंट में, उसको जो है वो इम्प्रूव किया। अब एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, उन्होंने अल्जीरिया में जो है वो उन्होंने बीपीज़ ने अपना एक ऑयल इंटरप्राइज लगाई, और जो वहाँ की कम्युनिटी थी उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट, उन्होंने वहाँ की कम्युनिटी के लिए उन्होंने वाटर जो सप्लाई था प्लांट लगाया। तो इस एज अ रिज़ल्ट कि उन्होंने उनकी वेलफेयर के लिए भी अल्जीरिया में जो पानी के बड़ा शॉर्टेज था उनकी भी एक नीड को पूरा किया और उनकी वेलबींग के लिए भी काम किया। अब जो कारपोरेट, अब इस तरह से जो इस तरह की जो बीपी ऑयल कंपनीज जैसी जो कॉर्पोरेशंस होती हैं, दे वांट द और दे हैव अ सेंस ऑफ गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप इन द कम्युनिटीज़ जहाँ पे वो बिज़नेस करते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा क्या होता है कि जब वो अगर एक्सपेंड भी करना चाहते हैं अपने ऑपरेशंस, तो उनको कम्युनिटी से किसी तरह की या गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होगी वहाँ से किसी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। Then a financial performance, the companies grow financially who gives more importance toward the social responsibility because it increases the confidence of the stakeholders, which in return generate revenues for the firm and improves its financial standing. के बेसिकली जो भी आपके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनका राइट होता है कि उनको उनका गेन ज़्यादा मिले, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू इंक्रीज देयर gain. Then a public confidence, the more socially responsible companies are widely appreciated in the public. Such appreciations bring them health, sales and increase the profitability for the firm. एक अच्छा इमेज होता है जब कंपनी का, तो क्या होता है कि कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती है, सेल्स इंक्रीज होती है तो क्या होती है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। इनहांस्ड रेपुटेशन, द कंपनीज दैट अडॉप्ट मोर पॉलिसीज टू इम्प्रूव द सोसाइटी, the more it builds up reputation in the market, get big better edge against the competitors. ठीक है, हमारे वेस्टर्न का यहाँ पर अभी ये कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वेस्ट में जो है जो कंपनीज वेलबींग के लिए, कम्युनिटी वेलबींग के लिए काम करती हैं, दे प्रेफर टू बाय फ्रॉम दोज कंपनीज हु प्रोवाइड हु वर्क फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, लोग उस कंपनी की प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज हु डू नॉट वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। जैसे हमने स्टारबक की एग्जांपल शुरू में डिस्कस की थी कि उन्होंने जो है वो जब वो स्टारबक का जो भी वो लगाते हैं, लोकल एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, रिसाइकलेबल कप्स हैं उनके, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है, तो एम्प्लॉयज़ की तरफ जो कस्टमर है वो भी उनकी तरफ लॉयल ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, जो फ्रीडमैन डॉक्ट्रिन है, द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेज जो फ्रीडमैन है कि वो कहते हैं ही बिलीव्स द ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज़ टू डू बिजनेस लॉफुली, कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ वो ना करे बिजनेस, बट यूज़ इट्स रिसोर्सेज टू इंक्रीज प्रॉफिट सो लॉन्ग एज इट क्रिएट्स फेयर एंड फ्री कंपटीशन एंड डज नॉट चीट और डू फ्रॉड विद एनी स्टेक होल्डर। कि बिजनेस का काम नहीं है कि वो वेलबींग के लिए काम करे, बिजनेस का काम जस्ट ये है कि ही शुड डू बिजनेस लीगली, कि वो लीगल बिजनेस, कोई अनलीगल जो है एक्टिविटीज़ में ही शुड नॉट बी, business should not be involved in any unlegal activity or illegal activity, or he should only focus on to increase the return of the stakeholders, कि stakeholders को उसने कोई फ्रॉड नहीं करना, उनका जो रिटर्न है वो इंक्रीज करना है। सिर्फ दो प्रैक्टिसेस जो हैं वो बिजनेस का उस पर काम करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन। अब उसके मेन पॉइंट्स अगर आप देखें उसके जो उसने दिए हैं, उसकी अगर हम थ्योरी को एनालाइज करते हैं तो वो ये हैं, बिजनेस शुड नॉट टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि लॉ से ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे हम कह रहे हैं कि उन्होंने वाटर प्लांट लगाया या स्कूल के लिए कोई डोनेशन दे दे, तो वो अकॉर्डिंग टू हिम इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। फर्म शुड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड मेक मिनिमम रिटर्न टू द ओनर्स ऑफ द फर्म, मैक्सिमम रिटर्न टू द ओनर ऑफ द फर्म, कि एक तो उनको प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और जो ऑनर है जिसका कैपिटल उसको उसका रिटर्न ज़्यादा देना है। मैनेजर शुड नॉट मेक डिसीजंस फॉर सोशल इन्वेस्टमेंट, कि उसको सोशल इन्वेस्टमेंट के जो भी डिसीजंस हैं मैनेजर को उसके साथ, मैनेजर्स हैव नथिंग टू डू विद द सोशल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। he is trying to say it is shareholders job if they want to when they can make social investment. वो कहते हैं it is not a responsibility of a manager to make social investment, it is the responsibility of the shareholder, कि
जो वहाँ के लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल बैंक के वेल बींग के लिए काम करें। अब जो समरी है फ्रीडमैन डॉक्ट्रिन की, द मैसेज शुड ऑपरेट इन अ लॉफुल मैनर टू इंक्रीज द प्रॉफिट, इट शुड इनकरेज द पार्टिसिपेंट फ्री कंपटीशन, कंपटीशन जो है वो फ्री हो, और मैनर शुड नॉट इंक्लूड अ सोशल इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन इन देयर बिजनेस मेकिंग पार्ट ऑफ व्हाट दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ से ज़्यादा उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी उसकी डीलिंग फेयरफुल हो, इलीगली कुछ भी ना करे, ठीक है, और बस इसके अलावा उसको कुछ भी करने की एक्स्ट्रा कम्युनिटी के लिए करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है उसको अगर हम उसको कंक्लूड करें, वी कैन से अ मैनेजर इन दिस डायनामिक वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव टू एड्रेस so many issues and protect the interest of the stakeholders. While protecting the interest of the stakeholders, managers have to take the ethical considerations, कि कुछ ethical considerations consumer के हवाले से, employees के हवाले से जो हमने already discuss किए हैं, उनको भी उसको consider करना है, उसको समझना है. These days the concept of social responsibility has emerged, which puts a duty on the firm to carry its business in a manner that not only benefits its stakeholders but also enhance the living standard of the society. It is very, very important. All of expectations rotate around the manager who has to act promptly and increase the profit or the organization's and respect in the eyes of the general public. कि जनरल पब्लिक की अगर उसमें आप वेलबींग के लिए काम करते हैं तो आप एक अच्छी रिव्यू, आपकी रिपोर्ट बन जाती है, तो इट विल बी गुड फॉर योर कंपनी एज वेल. ओके, थैंक यू वेरी मच.